Hello everyone. As you know, we are doing chapter directing in business study एंड कल इस चैप्टर में हमने मोटिवेशन के बारे में जाना कि किस तरीके से मोटिवेशन डायरेक्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड एक हमने मास्लो की थ्योरी भी पढ़ी। आज हम इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि मोटिवेशन में किस किस तरह के इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो बेसिकली इंसेंटिव्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स जो फाइनेंस मनी से रिलेटेड हो, नॉन मॉनेटरी मीन्स नॉन फाइनेंशियल और यू कैन से जो मनी से रिलेटेड नहीं है। बोथ टाइप ऑफ इंसेंटिव्स आर इम्पोर्टेंट इन बिजनेस। तो चलिए रीड करते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या आएगा और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव यानी कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या आएगा। इट इंक्लूड ऑल दोज इंसेंटिव्स जो या तो डायरेक्टली मनी दे रहा हो या फिर जिससे एम्प्लॉय का मनी बच रहा हो। ये इंसेंटिव्स जो है गुड्स में भी दिए जा सकते हैं, जैसे कंपनी ने अपने ही गुड्स कुछ दे दिए या फिर कंपनी ने रेंट फ्री हाउस दे दिया, कंपनी ने कार प्रोवाइड कर रखी है और कंपनी डायरेक्टली मनी एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ा रही है। तो ये तो सब है ही, तो ज़रूरी नहीं है वो मनी में ही हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड कर ली जाती हैं विच कैन बी इवेल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जनरली कहा जाता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड को सेटिस्फाई करता है। लेट्स रीड सम चीफ फंक्शंस ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स। फर्स्ट वन इज पे एंड अलाउंस। पे मीन्स पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज एंड अलाउंस भी पेमेंट ऑफ मनी ही होती है, बट जो अलाउंस पे किया जाता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को ध्यान में रख के अलाउ किया जाता है। जबकि सैलरी तो है उसने जो सर्विस के एम्प्लॉय ने इसलिए दी है, बट अलाउंस किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, या फिर क्लियरेंस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। सो दीज आर डायरेक्टली मनी पेमेंट, बस डिफरेंस क्या है, पे जो है वो सैलरी वेजेस होती है एंड अलाउंस जो वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को ध्यान में रख के पे किया जाता है। एंड पे में और अलाउंस में दोनों में ही एनुअल इंक्रीमेंट होता है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। सेकेंड इज़ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की जो वेजेस या सैलरी है वो उसके वर्क के अकॉर्डिंग पे की जाती है, यानी कि उसने प्रोडक्शन कितना किया, प्रोडक्टिविटी कितनी थी वर्क में, उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन की एम्प्लॉय की वेजेस और सैलरी को फिक्स कर दिया जाता है एंड दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। एंड थर्ड वन इज़ बोनस। बोनस हम सबको पता है जो एक एडिशनल पेमेंट दी जाती है एम्प्लॉयज़ को बिकॉज उन्होंने इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड किया ऑर्गेनाइजेशन को। These bonus plans help in establishing cordial relation between owners and employees. आजकल ये सभी इंडस्ट्री में जो बोनस का सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, बोनस कैश में भी हो सकता है या किसी अदर गुड्स किसी काइंड में भी हो सकता है। These are basically rewards which are given to employees for their services. फोर्थ वन इज़ प्रॉफिट शेयरिंग। इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो प्रॉफिट में भी अपना शेयर ले सकता है। देखो वैसे तो जो ओनर है, एम्प्लॉयर है, वो क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करता है और जो एम्प्लॉई है उसे सैलरी मिलती है, बट स्टिल एम्प्लॉयर चाहता है कि एम्प्लॉई अपना फुल पोटेंशियल दे, फुल लेबर वर्क करे, तो इसके लिए उसे एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि तुम्हें प्रॉफिट में भी शेयर दिया जाएगा। तो इससे एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली चाहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा तो उसे भी प्रॉफिट में से जो शेयर मिलना है, जो उसका फिक्स रेट किया है, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिफ्थ वन इज़ को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। ये एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग की। देखो प्रॉफिट शेयरिंग तो जो नॉर्मल स्मॉल बिजनेस होते हैं या मीडियम लेवल बिजनेस होते हैं, फर्म्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। बट जो ये स्टॉक ऑप्शन आ जाता है या को पार्टनरशिप आ जाता है, ये यूजुअली कंपनी के रिगार्डिंग आती है। कंपनी में क्या है, ओनर कौन होते हैं, कंपनी के ओनर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने शेयर्स परचेज़ किए होते हैं और उनको पूरा राइट मिलता है जो शेयर परचेज़ करते हैं कि वो कंपनी में इंटरफेयर कर सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स है, जनरल मीटिंग्स होती हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं। आज के टाइम में वर्कर्स पार्टिसिपेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन चुका है, यानी कि जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बात को रखते हैं।
तो इसको ध्यान में रखते हुए एक नई स्कीम निकाली गई, क्यों ना एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दे दिए जाए कंपनी के, जिससे क्या होगा वो ओनर की तरह ही बन जाएंगे, उन्हें ओनर के कुछ राइट भी मिल जाएंगे, यानी कि वो भी जब डिसीज़न लिया जाएगा तो उन्हें भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। So what is co-partnership? It refers to provide a share to employees in the capital of the organization in addition to their regular remuneration. Obviously जो उनको सैलरी या वेजेस जो भी मिलते हैं उसके एडिशनल में ये मिल रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एडिशनल में जो शेयर दिए जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल को-पार्टनरशिप। तो अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करने हैं एम्प्लॉयज़ को तो दो तरीके से किए जा सकते हैं, ऑन कैश पेमेंट बेसिस। इट मीन्स अगर हमने एम्प्लॉयज़ को कैश पे करना था तो उसकी जगह पर हमने शेयर्स दे दिए, और इन लिeu ऑफ एन इंसेंटिव, या फिर हमने एम्प्लॉयज़ को कोई और इंसेंटिव देना था तो एज अ इंसेंटिव शेयर इशू कर दिए गए। जैसे कि एग्जांपल में बताया, सपोज़ करो आपको प्रॉफिट शेयरिंग प्लान था, तो जो प्रॉफिट शेयर करना था उसके अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स कर दिए, और पेमेंट ऑफ बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, यानी आपने बोनस की जो पेमेंट की है एम्प्लॉयज़ को वो किस फॉर्म में कर दी, शेयर्स की फॉर्म में कर दी। नेक्स्ट वन इज़ रिटायरमेंट बेनिफिट। एवरी एम्प्लॉय रिमेन कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट। हर एम्प्लॉय को अपने फ्यूचर की चिंता होती है कि जब वो रिटायर होगा तो क्या होगा। इफ़ ही इज़ ऑफर्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर हिज पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड, हिज फ्यूचर विल बी सिक्योर्ड, सो दिस सिचुएशन विल सर्टेनली मोटिवेट हिम। अगर उसे कुछ फ्यूचर से लेकर उसके पहले ही फ्यूचर प्लान रेडी कर दिए गए हैं तो इसे बोलते हैं हम रिटायरमेंट बेनिफिट। प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी इसके कुछ एग्जांपल हैं। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, हर बार जब भी एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज उसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है और एक अलग फंड में रख दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, और उस फंड में एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और रिटायरमेंट के टाइम में ये एक्यूमुलेटेड मनी, जो इकट्ठा हुआ पैसा है, वो विद इंटरेस्ट एम्प्लॉय को दिया जाता है। एंड ग्रेचुइटी क्या होता है, रिटायरमेंट के टाइम पर जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है उसे क्या बोल देते हैं, ग्रेचुइटी। सेवन्थ वन इज़ परक्विसिट्स। परक्विसिट फैसिलिटीज़ होती हैं। देखो अगर ये फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन ना देती एम्प्लॉय को तो उसे पेमेंट करनी पड़ती, राइट, उसे खुद ये सब फैसिलिटी को अवेल करना पड़ता। तो इसलिए इन्हें मॉनेटरी में कंसिडर किया जाता है बिकॉज दीज फैसिलिटी आर सेविंग मनी ऑफ एम्प्लॉयज़। इट इंक्लूड्स रेंट फ्री अकोमोडेशन, कार फैसिलिटी, सर्वेंट प्रोवाइड कर देना, चिल्ड्रन की एजुकेशन प्रोवाइड कर देना। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ मिलती है इसे परक्विसिट्स कहा जाता है। नाउ इट्स टाइम टू रीड सम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. Non-monetary incentives help in satisfaction of the top hierarchy needs like social, esteem, and self-actualization. In the words of Chester Bernard, it is a common feeling that material rewards like money become ineffective after a certain extent. यानी कि एक लिमिट तक ही जो monetary benefits है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, बट अगर हमें आगे फर्दर मोटिवेट करना है देन वी मस्ट यूज़ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव. फर्स्ट इज स्टेटस. Status means the position or rank of a person in the organization. It can be high or low. जितना हाई रैंक होगा उस पर्सन के पास उतनी ही अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैसिलिटी होगी, और हर कोई चाहता है कि मेरा एक हाई स्टेटस हो. इसलिए प्रमोशन जो है वो एक नॉन इंसेंटिव या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव कंसिडर किया जाता है. सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को थोड़ी फ्रीडम होगी, दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट, बेसिक रिक्वायरमेंट वहाँ, बेसिक फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है, जहाँ एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो जहाँ रिस्पेक्ट होती है, ऐसी जगह पर एम्प्लॉयज़ वर्क करना पसंद करते हैं. तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट से. अगर अच्छा क्लाइमेट है तो एम्प्लॉयज़ वहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए. थर्ड वन इज़ करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. एवरी एम्प्लॉय ये देखता है कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगा तो मेरा करियर कैसे जाएगा, तो क्या यहाँ मुझे प्रमोशन मिलेगा, क्या यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के करियर को लेकर भी ध्यान रखा जाता है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन किया जा सके. फोर्थ वन इज़ जॉब एनरिचमेंट. इसमें जो ऑलरेडी एम्प्लॉई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी हुई थी उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है, जिससे एम्प्लॉई को ये फील होता है कि येस आई एम ट्रस्टवर्थी, या मैं अपना काम अच्छे से कर रहा था इसलिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी और दी गई है. सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती और अथॉरिटी भी दी जाती है और नए नए चैलेंजेस भी आते हैं.
तो ये ध्यान रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि इसके लिए हायर नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ पर्सनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए एंड पर्सन को डिसीज़न लेने की पावर भी देनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय के पास पावर नहीं होगी तो वो डीमोटिवेटेड फील करेगा। तो ऐसी जॉब जो है हर एम्प्लॉय पाकर प्राउड फील करते हैं, फिर प्राउडी कि मुझे ही चूज़ किया गया, मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और दी गई। So it become reason for people interest in the work and people start getting motivated automatically. Fifth one is employee recognition programs. यहाँ पर एम्प्लॉय को आइडेंटिटी दी जाती है। आइडेंटिटी मतलब उसका रिस्पेक्ट दी जाती है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है उसके वर्क के लिए। इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे एम्प्लॉय की अचीवमेंट दिखाई जाती है, मैगजीन में नाम दिया जाता है, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, मेमेंटोस प्रेजेंट किए जाते हैं। इट मीन्स कि मेमोरीज़ के लिए कुछ साइन रखे जाते हैं, कुछ निशानियाँ रखी जाती हैं एंड उन्हें ऑनर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है जो भी वो अपने वैल्यूएबल सजेशंस देते हैं। सिक्स्थ इज़ जॉब सिक्योरिटी। ये ऐसी चीज़ है जो एक एम्प्लॉय को फील करवाती है दैट हाँ येस आई एम सिक्योर्ड, आई एम स्टेबल। देखो हमेशा एक एम्प्लॉय के माइंड में रहता है कि मुझे निकाल दिया जाएगा जॉब से कभी भी, तो उसे वो कभी भी वर्क जो है अपनी फीलिंग से, परमानेंट फीलिंग से नहीं करता, क्योंकि उसे कभी भी निकाल दिया जा सकता है, टेंशन रहती है इस चीज़ की। बट जब उसके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा दैट हिज जॉब इज़ सिक्योर्ड, तो वो अपनी परमानेंट जॉब सोच के काम करेगा और ये इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा। देखो कुछ पीपल है जो परमानेंट जॉब विद लेस सैलरी वो प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू टेम्प्रेरी जॉब विद हाई सैलरी, है ना। तो यानी कि जॉब सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में क्या होता है, एम्प्लॉय को मैनेजरियल वर्क में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, उनसे सजेशन लिया जाता है कि आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, तो उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाती है। बेसिकली जिन्होंने काम करना है उन्हीं पर्सन को इंक्लूड किया जा रहा है, उन्हीं पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो ये मोटिवेशन का रीज़न बनता है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब है उन्हें सशक्त कर देना, तो उन्हें पावर दे दी जाती है डिसीज़न लेने की। एम्प्लॉय कैन टेक डिसीज़न फ्रीडमली। जैसे एम्प्लॉय को और फ्रीडम दी जाती है कि वो डिसीज़न ले सकता है, तो उसे भी लगता है कि यस आई एम डूइंग गुड वर्क, तो मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। See in toolkit you can say employee participation means कि it refer to involve employees in decision making of the issue related to them। उन्हें ऐसे इश्यूज़ में इन्वॉल्व करना जो डायरेक्टली एम्प्लॉय से रिलेटेड है, उनके सजेशन लेना। बट एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट का मतलब है उन्हें ऑटोनॉमी मतलब आज़ादी थोड़ी देना एंड पावर प्रोवाइड करना, ठीक है। लेट्स सी सम डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। फर्स्ट बेस ऑफ डिफरेंस इज मेजरमेंट। These can be measured in terms of money. Monetary incentives can be measured in terms of money, but non-monetary incentive cannot be measured in terms of money. Suitability. Monetary incentives are highly effective in case of workers, but non-monetary incentives are highly effective in case of manager. क्योंकि याद होगा कि monetary incentive usually first two needs को पूरा करते हैं ना, फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड को, बट जो नॉन मॉनेटरी वो सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लोअर लेवल नीड्स को पूरा करता है एंड नॉन मॉनेटरी हायर लेवल नीड्स को पूरा करता है। विजिबिलिटी, दे आर विजिबल एज दे आर मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी, बट नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर नॉट विजिबल बिकॉज दे कैनॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ money. So that's it for today. Hope you understand today's lecture. That's it for today. You have to read it and learn it again. Thank you.